तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप 1, तो मैंने आपको समझा दिया कि टाइप 1 जनरली हम इसीलिए यूज कर रहे हैं इस कंडीशन में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज ऐसा वर्ड, क्योंकि यहाँ इंसुलिन नहीं बनता। और आप जानते हैं कि अगर पैंक्रियाज बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो विदाउट इंसुलिन आप देख सकते हैं कि इंसुलिन जब इस रिसेप्टर से चिपकता है, इस येलो कलर के, तभी पॉसिबल है कि ग्लूकोज अंदर जा सके। यहाँ इंसुलिन आना चाहिए और फिर ये सिग्नल देगा इस दरवाजे को, ये ग्लूकोज को अंदर ले जाने वाला दरवाजा खुलेगा और ये चीज अंदर चली जाएगी। क्योंकि इंसुलिन नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। ये आपको छोटी एज के बच्चों में भी देखने को मिलते हैं और उसी एज से शुरू हो जाती है डिजीज। हम जिन लोगों में जनरली डायबिटीज देखते हैं, बड़ी एज के लोगों में, हमारे रिलेटिव्स में, नेबरहुड में, वो ये वाला है टाइप 2, जो एडल्टहुड के आने पर होता है मोस्टली। इसलिए इसे एडल्टहुड ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। और इसे हम कहते थे जुवेनाइल ऑनसेट। जुवेनाइल इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में हम जब बचपन के स्टेज में होते हैं, तभी ये डिजीज स्टार्ट हो सकता है। इसके पीछे काफी रीजन है कि इंसुलिन क्यों नहीं बनता, क्यों पैंक्रियाज में से इंसुलिन बनना बंद हो गया। उसके पीछे रीजन है, पर वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ। एडल्टहुड में ये टाइप 2 होता है। इसमें इंसुलिन तो सही सलामत है, देखो ये रहे इंसुलिन ब्लू कलर के, सब कुछ बराबर। पर यहाँ खराबी यहाँ है, इंसुलिन के रिसेप्टर बिगड़ गए हैं। ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर से अटैच होते हैं, पर रिसेप्टर ही बिगड़े हुए हैं, इसलिए सिग्नल यहाँ नहीं पहुंच रहा। इंसुलिन की वजह से नहीं पहुंच रहा ऐसा नहीं है, उसके रिसेप्टर खराब है, ये वाला पोर्शन खराब हो गया है यहाँ टाइप 2 में। पर अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो ये दरवाजा खुलेगा नहीं। तो ऐसे केस में हम अलग सी दवाइयाँ देते हैं जनरली, क्योंकि सेल इंसुलिन के लिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इंसुलिन तो बन रहा है जितना बनना चाहिए उस अमाउंट में। तो इसमें अलग दवाइयाँ होती है। इसमें तो हमें प्योरली इंसुलिन ही देना है टाइप 1 में। इसमें इंसुलिन नहीं देना, हमें इसमें अलग दवाइयाँ होती है, मेटमॉर्फिन है जैसे वो देते हैं। और हाँ, टाइप 2 में भी इंसुलिन थेरेपी होती है, पर वो तब जब टाइप 2 में ग्लूकोज लेवल सीवियरली हाई हो जाए, एक्सट्रीमली हाई हो जाए, तब हम उसे इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। अदरवाइज़ इनकी दवाइयों में हम रिसेप्टर को ज़्यादा पोटेंशियल या एफिशिएंसी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं कि जिससे ये रिसेप्टर्स मोर बेटरली रिस्पॉन्ड कर सके। ये होती है डायबिटीज। अब जब सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी, तो सेल को एटीपी बनाने के लिए कुछ नया रास्ता ढूंढना होगा। और वो नया रास्ता ये होगा कि सेल फैट को डाइजेस्ट करेगा और फैट से एटीपी बनाने का वे चुन लेगा, क्योंकि उसे ग्लूकोज अंदर मिल नहीं रहा। और इसी फैट से एटीपी बनाने की प्रोसेस करते वक्त ही बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कीटोन बॉडी बनती है, और जो एक इंसान की ब्लड पीएच को एक्सट्रीमली लो ले जा सकती है और इंसान को कोमा तक पहुंचा सकती है। तो ये एक्चुअल में क्यों फैट यूज होने लगा, ये कीटोन बॉडी क्यों बनी, इन सब के पीछे मैंने रीजन बताया आपको। ये एक्स्ट्रा कंटेंट था, पर ये समझने जैसा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हॉर्मोन्स एक इंसान की बॉडी के अंदर डिजीज्ड कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में या फिर बिल्कुल ही फॉर्म नहीं होते। डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है, खास करके यहाँ इनको कंडीशनल इंसुलिन दिया जाता है। इसको इंसुलिन दिया जाता है पर कंडीशनल, हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशन में इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इंसुलिन बन ही रहा है। तो ये था डिजीज डायबिटीज मेलिटस, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े, टाइप 1 और टाइप 2। इसके बाद हम पढ़ रहे ऐसे ऑर्गन्स के बारे में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और उसके साथ साथ वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। यहाँ पर है टेस्टिस। टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं, पैर में होते हैं। लोकेशन कहाँ, तो स्क्रोटम नाम की बैग के अंदर। इस बैग का नाम स्क्रोटम है। ये जो बैग आपको दिखाई है उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रोटम। ये स्क्रोटम नाम की जो बैग है उसके अंदर होता है, और ये स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन। जनरली ये मेल में पाए जाते हैं और इनके नंबर 2 है। और पैर की बात करें तो एक पैर का मतलब है 2 टेस्टिस। इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें पता है
कि जनरली हम बात करें तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहा क्योंकि मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं वो यही बनाता है। तो स्पर्म सेल्स का मेन प्रोड्यूसर ही यही है, इसलिए इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा। और कहते हैं कि स्पर्म सेल्स को ले जाने के लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड ट्यूब है। देखो ये रही, इसमें स्पर्म सेल्स टेम्पररीली स्टोर होते हैं एपिडिडिमिस, और फिर ये जो पाइप ऊपर जा रही है ये स्पर्म को कैरी करती है आगे, पेनिस के टूवर्ड्स ले जाती है, और इस डक्ट का नाम है वाज डेफरेंस, जिसके बारे में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा बेटर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर बस आपको दिखा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पर्म को कैरी करने के लिए क्या है। न्यूट्रिशन के लिए ब्लड वेसल्स आ रही है अंदर, जो टेस्टिस को ऑक्सीजन पहुंचाएगी, ग्लूकोज पहुंचाएगी। हमें यहाँ क्या देखना है, इसका ये फंक्शन देखना है, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी टेस्टिस काम करती है। टेस्टिस स्पर्म को भेजने के लिए डक्ट रखती है, पाइप, पर एंडोक्राइन का मतलब तो ये है कि जो चीजें बनेगी वो सीधी ब्लड में जाएगी। तो ऐसा क्या बनाती है ये ग्लैंड, इस वजह से जिसका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इससे बनते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। देखते कौन कौन से बनते हैं। तो ये सेक्शनिंग है, टेस्टिस का अगर सेक्शन किया जाए तो कैसा दिखेगा, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस के स्ट्रक्चर को लेकर एक लाइन दिखाई है कि टेस्टिस कैसे बनता है। तो टेस्टिस के अंदर हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स है, एकदम कोइल्ड, ये रही, इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस वर्ड सीमेन से आया क्योंकि ये सीमेन को प्रोड्यूस करता है। सीमेन मतलब ऐसा लिक्विड जो अपने अंदर स्पर्म को कंटेन करता है। स्पर्म कंटेनिंग लिक्विड को क्या कहते हैं, सीमेन। क्योंकि सीमेन का फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल में सीमेन में मेन जो स्पर्म है वो स्पर्म का फॉर्मेशन इन ट्यूब्स के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। आपको याद रखना है कि स्पर्म सेल इन ट्यूब्स के अंदर फॉर्म होते हैं। ये ट्यूब ही जो है वही फॉर्मेशन का प्लेस है। और इन ट्यूब्स के अरेंजमेंट के बाद जो खाली जगह बच गई, जो स्पेस बच गई, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा या स्ट्रोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू या मैट्रिक्स। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैट्रिक्स भी यहाँ पर दिख रहा है, आप देखेंगे तो मैट्रिक्स कहाँ है, ये सेल इनके अरेंज होने के बाद ये यहाँ देखो, यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं है, मैट्रिक्स का पोर्शन है, ये स्ट्रोमा का पोर्शन है। ट्यूब्स के बीच बीच की स्पेस को फिल करने वाला इसे स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यू कहेंगे। इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब बिटवीन, जो बिटवीन दी सेल्स है, बिटवीन दी कंपोनेंट है मेन, जैसे इंटरसिटी बस, इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब बिटवीन, कोई दो चीजों के बीच में। क्योंकि ये स्ट्रोमा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की स्पेस में आया है, बीच में है, इसलिए इंटरस्टिशियल वर्ड यूज किया। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, स्ट्रक्चर में हम ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर हम SEM इमेज ले, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज, ये हाईली डिटेल्ड और हाईली रिजोल्यूशन वाली इमेज है। तो इसमें इसलिए रखा है क्योंकि इसमें स्ट्रोमा बहुत क्लियर कट दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, ये इमेज को SEM इमेज कहेंगे। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसे फिल करने वाला स्ट्रोमा है, और ये सारी ट्यूब्यूल है। ये पाइप्स हमें बहुत क्लियरली दिख रही है। इन पाइप्स के अंदर ही देखो, यहाँ पर कुछ स्पर्म सेल्स भी बने हैं, ये जो दिख रहे हैं वो स्पर्म सेल्स है अंदर। हमें बहुत क्लियर तो नहीं दिखेंगे, उसकी टेल्स दिख रही है सिर्फ। तो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन यही ट्यूब्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर दिख रहा था, इसलिए मैंने SEM इमेज यहाँ पर रखी। अब हम देख रहे हैं टेस्टिस का मेन फंक्शन। यह फोटो आ गया इसलिए आपको पता चल गया होगा कि टेस्टिस से ही वर्ड टेस्टोस्टेरोन आया। इसके अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं। इस ट्यूब के अंदर टोटल 2 तरीके के सेल होते हैं, उसमें से एक है लीडिक सेल, पर लीडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल भी है। अगर मैं इस ट्यूब की बात करूं तो इस ट्यूब में 2 तरीके के सेल हैं। इसके अंदर जर्म सेल है पहला,
और इस ट्यूब के अंदर दूसरे सर्टोली सेल है। इस ट्यूब के अंदर अंदर की हम बात कर रहे हैं। जर्म सेल का काम स्पर्म बनाना है और सर्टोली का उस बने हुए स्पर्म सेल या डेवलप हो रहे स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम है। तो ये तीसरे वाले सेल कहाँ आए हैं? ये तीसरे वाले सेल नाम में मीनिंग है इंटरस्टिशियल, मतलब जो ट्यूब के बीच में स्पेस है वहां स्ट्रोमा में आए हुए हैं। यहाँ इंटरट्यूब्युलर स्पेस, इंटर मतलब बिटवीन, ये ट्यूब के बीच में जो स्पेस है वहां एग्जैक्टली तो ये ट्यूब के बीच की स्पेस है। ये सब स्पेस है, यहाँ आए हैं ये लिडिक सेल्स या उसका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। और यही सेल्स का काम है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाना। टेस्टो वर्ड आपको पता होगा कि टेस्टिस से आया और स्टेरोन वर्ड फैट से आया। ये एक फैट का बना हुआ हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फैट मतलब लिपिड से बनता है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इससे हार्मोन्स के बहुत बड़े एक ग्रुप है हार्मोन का, एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का ग्रुप, जिसमें से मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा भी ह्यूमन बॉडी में बहुत से इसके अलावा भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, पर मेन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जिस ग्रुप के अंदर है उसका नाम एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन जैसे और भी हार्मोन्स इस ग्रुप के अंदर है। तो ये थे हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, और हमने टेस्टिस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि कौन से सेल्स है जो टेस्टिस के अंदर है और वो किस तरीके से स्पर्म सेल्स को कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी मैंने बताया। पर मेनली हमने देखा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, क्योंकि हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन। हम देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट क्या है, वो करता क्या है। फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स, जहां याद रखो कि एंड्रोजन में हमारा मेन एंड्रोजन याद करना है कि टेस्टोस्टेरोन ही है। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं मेनली। और टेस्टोस्टेरोन जैसे और भी हार्मोन एंड्रोजन नाम के ग्रुप के अंदर है इंक्लूडेड, पर मेन टेस्टोस्टेरोन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है। देखो क्या करते हैं, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और उनका फंक्शन किनका, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी मतलब क्या, तो मेन कौन सा है, टेस्टिस प्राइमरी है, उसको छोड़ के जितने भी है वो एसेसरी है। जैसे कि पेनिस है, तो टेस्टोस्टेरोन का काम देखना, पेनिस का डेवलपमेंट करना, उसको मैच्योर करना। तो जब हम बेबी के स्टेज में थे तब से लेके एडल्टहुड तक या टीनेज की एज तक आते आते पेनिस के ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन था। दूसरा हमें ये भी याद करना है, इसके साथ साथ और भी एसेसरी ऑर्गन्स है। जैसे ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर और देख सकते हैं ये डक्ट, ये सारी पाइप्स, ये सब एक्चुअल में हिस्सा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पूरा सिस्टम बना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका, जिसमें से आप देख सकते हैं ये प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और ये जो पेनिस है, ये तीनों चीजें जिसको हम कहेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसका डेवलपमेंट, इसका मैच्योरेशन और इसको प्रॉपर फंक्शन में लाने का काम ही टेस्टोस्टेरोन का है या एंड्रोजन का है। दूसरा कौन कौन से हो सकते हैं वो, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस भी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सब। एपिडिडिमिस यहाँ रही, वास डेफरेंस इस पाइप को कहते हैं जो स्पर्म को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, सेमिनल वेसिकल इस ग्लैंड को कहते हैं ये वाली, और प्रोस्टेट ग्लैंड तो आपको ऑरेंज कलर से बहुत अच्छे से दिखाई है। इन सब के डेवलपमेंट में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का मेन रोल है। और इसके साथ साथ इवन यूरेथ्रा भी, ये पेनिस के अंदर जो डक्ट है, पाइप है ये। तो आपको याद रखना है कि किसके डेवलपमेंट में एंड्रोजन का रोल है,
इतनी चीजें, इसके अलावा ये और भी चीजें अंदर डाल सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो, और नीट में पूछ सकते हैं। तो ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि कौन से मेल एसेसरी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव और उसके ग्रोथ में एंड्रोजन का रोल है। तो ये थे एंड्रोजन्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन के क्या-क्या काम हैं, और इसके साथ-साथ ये तो ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की बात हो गई। अब हम ओवरऑल देखते हैं, तो इसके ओवरऑल क्या फंक्शंस है। ये नीचे की चीजों को स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट करेगा किसे? ये मस्कुलर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल्स ग्रोथ होता है, बोन की डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, मतलब कि दाढ़ी मूछें आना। इसके साथ साथ एक्सियल हेयर ग्रोथ भी होता है। पेल्विक रीजन्स, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास हेयर ग्रोथ होना, एग्रेसिवनेस आएगी। ऐसा कहते हैं कि टीनेजर्स में मेल एग्रेसिव हो जाते हैं टीनेज में आने के बाद। उसका रीजन टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है। और आप देखेंगे तो और भी फंक्शंस है। लो पिच ऑफ वॉइस, वॉइस जो है वो एकदम मोटा होने लगेगा, पतला वॉइस नहीं रहेगा अब। ये रहा डेवलपमेंट ऑफ डीपर वॉइस। इसके साथ साथ मूड और बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है, हमारी मेमोरी और ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे मेमोरी है, ये ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन हुआ। कुछ फाइन मोटर फंक्शंस है बॉडी के, ये सब फंक्शंस को वो एक्चुअल में क्या करता है, रेगुलेट करता है। सेक्सुअल ड्राइव और फर्टिलिटी, उसे भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सारे फंक्शन किसके हो गए? एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन, जो आप लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए, शायद 10th में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में थोड़ा बहुत। इसके बाद अब हमें पता है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया, तो अब बारी होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ये हम जानते हैं कि फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओवेरी है। लोकेशन एक्चुअल में ये एब्डोमेन के अंदर ही होती है, मेल की तरह नहीं कि स्क्रोटम के अंदर बॉडी के बाहर टेस्टिस होते हैं। यहाँ क्या होता है कि पेयर ऑफ ओवरी, मतलब 2 ओवरी है टोटल, ये पहली और ये दूसरी, और दोनों एब्डोमेन मतलब पेट के रीजन्स के अंदर है, दोनों की दोनों। दूसरी चीज हमें एक याद रखनी है यहाँ पर कि ओवरी का कनेक्शन फिजिकली कभी भी फेलोपियन ट्यूब से डायरेक्ट नहीं होता। एक माइनर गैप होता है फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में। अगर कोई कार्टून इमेज बनाता है तो अगर ऐसी ओवरी दिखाए तो आप लोगों को फेलोपियन ट्यूब का नीचे का पोर्शन कुछ ऐसे दिखाना चाहिए, जो ये शो करेगा कि ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में एक बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, माइनर स्पेस है, और ये स्पेस दिखाती है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। फंक्शन, हम जानते हैं कि ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका काम, अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट या स्पर्म बनाता है तो इसका काम ओवम बनाना है। ओवम प्रोड्यूस करने का काम है। ओवम प्रोड्यूस करने की साइकिल का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम बनने की प्रोसेस oogenesis भी चलती है, और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एंडोमेट्रियम है, अंदर की दीवार, एंडोमेट्रियम यूटेरस की अंदर की दीवार होती है, ये वाली, इन दीवारों में चेंज होता है, और उसी चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करती है, जो हम लोग 12th में बेटर पढ़ेंगे। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इवन मैंने यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी रखे हुए हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ओवरी जो है वो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो मेन काम ये नहीं है कि ओवम प्रोड्यूस करती है, पर इसके साथ-साथ हम तो, आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें तो हार्मोन से लेन-देन है। स्टीरॉयड हार्मोन, अगेन आपको याद रखना है कि स्टीरॉयड मतलब जो फैट से बनता है वो, ये फैट के बने हार्मोन होते हैं। इसमें 2 मेन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं अब ये देखना है हमें। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी कैसे बनती है?
अगेन ओवरी के स्ट्रक्चर को डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, पर यहाँ चूंकि लिखा है इसलिए उसी को दिखाने के लिए फिगर रखी है। ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ये रहे। धीरे धीरे देखो ये डेवलप हो रहे, छोटे से हुआ बड़ा, प्राइमरी से इसका नाम सेकेंडरी, टर्शरी हो गया, और ये फॉलिकल जब मैच्योर हो जाते हैं तब इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल का नाम मैच्योर फॉलिकल हो जाता है। और इसके अंदर जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये ओवम है, ओवम डेवलप हो रहा है ये। तो ये फॉलिकल्स हमने दिखाई, ये फॉलिकल्स है सारी, और इन फॉलिकल्स के बीच का हिस्सा मतलब स्ट्रोमा टिश्यू। स्ट्रोमा किसे कहते हैं ये हम पता है कि स्ट्रोमा उसे कहते हैं कि जो मेन एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के एडजस्ट होने के बाद जो आया हो बीच में, ये सारा हिस्सा जो फॉलिकल्स के बीच की स्पेस में भरा हुआ है उसे हम स्ट्रोमल टिश्यू कहेंगे। तो ये हमने ओवरी का क्रॉस सेक्शन दिखाया और बहुत लार्ज करके दिखाया है। इस प्रोसेस में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से फॉलिकल अपने अंदर डेवलप हो रहे, ओवम को रिलीज कर रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक फेज में, और बचा हुआ जो फॉलिकल का पार्ट है वो किस तरीके से इस येलोइश कलर का जो स्ट्रक्चर दिखा है जिसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये सब मैंने क्यों लिखा, उसका रीजन भी है ये दिखाने के पीछे, क्योंकि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए सिर्फ स्ट्रक्चर ओवरी का नहीं दिखा रहे, हमें ये भी देखना है कि इनमें से कौन प्रिकर्सर है, कौन फॉर्म करने वाले हैं प्रोजेस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को। तो ये वापिस से ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, पर एक नई इमेज है। हार्मोन प्रोडक्शन का काम ओवरी करती है, वो एस्ट्रोजन बनाती है और वो प्रोजेस्टेरोन। देखो एस्ट्रोजन को कौन बनाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स हमने देखी थी, यही फॉलिकल्स खुद को डेवलप करती है जब, तो उन्हीं के डेवलपमेंट के वक्त, उन्हीं के ग्रोथ के साथ साथ एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, यही एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, उसे ही हमने ओवेरियन फॉलिकल्स नाम दिया था। अब प्रोजेस्टेरोन कौन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम, ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम और कुछ नहीं है, ओवम निकलने के बाद ये फॉलिकल का जो बचा कुचा हिस्सा है, रप्चर फॉलिकल का जो बचा कुचा हिस्सा है, वही एक्चुअल में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और एक ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रेगनेंसी में हाई रहता है, अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल एलिवेट हो जाएगा और 9 मंथ तक ये कॉर्पस ल्यूटियम इसी फेज में रहेगी। पर अगर प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम बनने के बाद नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, और डीजनरेट हो रहे कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस आल्बिकन्स कहते हैं। ये तब होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं रहती, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता तब, या फिर प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, डिलीवरी हो गई, तो फिर से वापस नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी और इसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट किया जाएगा, जो हम 12th में बेटर पढ़ेंगे। तो ओव्यूलेशन के बाद जो ये रप्चर्ड फॉलिकल है उसी का बचा हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये शुरुआती स्टेज है, ये फुल्ली डेवलप दिखाई है आपको। तो ये हमने देखे हार्मोन्स किस तरीके से, कौन सा पोर्शन है ओवरी का जो कौन से हार्मोन को बनाता है। अब इसकी भी इफेक्ट है, जैसे हमने मेल हार्मोन्स की इफेक्ट देखी, तो अब हम फीमेल हार्मोन्स की इफेक्ट को देखेंगे। ओवरी में जो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसके इफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है। देखो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाता है। फीमेल में सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो उसका ग्रोथ करवाएगा, जैसे वजाइना है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, उसके ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। इवन यूटेरस के ग्रोथ को बढ़ाएगा। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ग्रोथ को ये इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं वो क्या डेवलप करता है, तो ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तो उसी फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी बनते हैं और उससे फॉलिकल्स और डेवलप भी होते हैं, जिससे आगे ओवम बनने की प्रोसेस कंटिन्यू रहे। इसके साथ साथ यहाँ देखे फोटो के हिसाब से वो ब्रेन में मेमोरी फंक्शंस के साथ जुड़ा है। लिबिडो एडजस्टमेंट मतलब सेक्सुअल डिजायर,
लीवर में कोलेस्टेरॉल प्रोडक्शन का रेगुलेशन, इवन बोन्स की डेंसिटी मेंटेन रखता है। इसी की वजह से बोन्स मजबूत रहते हैं, स्ट्रेंथफुल रहते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट है इसकी स्किन के ऊपर, मतलब स्किन की एज नहीं बढ़ने देता। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कोलेस्टेरॉल से। ब्रेस्ट को, बेबी को मिल्क पिलाने के लिए डेवलप करता है। और ओवरी में मैच्योरेशन करता है, जिससे ओवम बनने की प्रोसेस जारी रहे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखता है। यूटेरस के ग्रोथ को भी करता है। यूटेरस को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अगर बेबी को न्यूट्रिशन देना होगा तो उसके लिए। ये फोटो के हिसाब से फंक्शन है। बुक के हिसाब से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलप होना, जैसे फीमेल की आवाज पतली हो जाना, ये इसी की वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। और इसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, क्योंकि हम मैमल्स है तो मेमोरी ग्लैंड होगी। और मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जनरली डेवलप की जाती हैं, बेबी को नरिशमेंट देने के लिए। और इसके साथ साथ फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन के लिए। और इस बिहेवियर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लिबिडो। ये थे एस्ट्रोजन के फंक्शंस सारे। अब हम ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस को देख रहे हैं। ओवरी जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं, उसका क्या काम है? तो जैसे मैं बता चुका हूँ, ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन है। प्रेगनेंसी रहेगी तो इसका अमाउंट ब्लड में एस्ट्रोजन से हाई रहेगा। सपोज ये ओवम यहाँ से निकला और घूमते घूमते पहुंचा इधर, ये लोकेशन है। ऑलवेज याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में इसी लोकेशन पे होता है, यहीं इसी जगह पर ओवम का होना जरूरी है। स्पर्म आए, देखो ओवम के साथ फ्यूज हुए तो जाइगोट बन गया। जाइगोट 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर 4 सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर 8 में, फिर 16, और फिर 32, और फिर ये बन गया ब्लास्टोमियर नाम का एक स्टेज है वो। और फिर उसका काम क्या है प्रोजेस्टेरोन का? कि वो प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, तो एंडोमेट्रियम, ये अंदर की दीवार है यूटेरस की, वो उसे अपने अंदर ले लेती है। और फिर यही चीज आने वाले वक्त में बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए 9 मंथ का टाइम पीरियड लगेगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का सपोर्ट होता है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, ये तो बेसिक एकदम बताया है। हम लोग 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेम यही। तो प्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट अगेन मेमोरी ग्लैंड पे भी है। वो उसके अंदर मिल्क बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, जिसको आल्वियोली कहते हैं, ये एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है। आल्वियोली के सेल्स मिल्क बनाते हैं और उसे स्टोर करते हैं। तो उन आल्वियोली को मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टिम्युलेट किया जाता है। और मिल्क सिक्रीशन प्रोसेस में भी प्रोजेस्टेरोन का काफी बड़ा रोल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका रोल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद बेबी के फीडिंग से रिलेटेड है। तो ये हमने पढ़ा प्रोजेस्टेरोन नाम का जो दूसरा हार्मोन है फीमेल का मेन, उसके फंक्शन को। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी एंडोक्राइन ग्लैंड देख ली। अब हम देख रहे कि जो एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड है ही नहीं, पर फिर भी वो क्या कर रही है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। इसलिए से लिखा कि हमें कुछ ऐसी टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स भी मिले जो एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड ना होते हुए, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तब भी हॉर्मोन्स बना रहे। उन्हीं के लिए हमने वर्ड नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूज किया, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और इसके साथ साथ देखिए, हमें एक एक करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हार्ट, हार्ट भी कुछ हार्मोन बनाते हैं। किडनी, किडनी से भी हार्मोन निकलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। और इवन लीवर से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हम उसके बारे में एक एक करके यहाँ पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में दिया है। ये फिगर दिखाती है कि हार्ट के अंदर जो एट्रिया है, उसकी दीवारों से एक हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन प्रोटीन का बना है, मतलब पेप्टाइड। और इसका नाम है ANF। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो जैसे नाम में लिखा है, ए वर्ड एट्रिया से आया,
एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, एट्रिया किसे कहेंगे, तो ये एट्रिया है, इसकी दीवारों से निकलेंगे ये दोनों चैम्बर जो है, जिसे हम एट्रिया कहते हैं, उसकी दीवारों से ये हार्मोन निकलेगा ANF। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल इसलिए क्योंकि एट्रिया से निकलता है, नेट्री यूरेटिक फैक्टर क्योंकि इसका काम ब्लड प्रेशर को कम करना है। और खास करके यूरेटिक वर्ड वो यूरिया और यूरिन से रिलेट करता है, पर उसका इसके साथ क्या रिलेशन, उसे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 के अंदर। फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए ये निकलेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी इफेक्ट से ब्लड प्रेशर कम, मतलब जितना होना चाहिए उस लेवल तक पहुंच जाएगा। कैसे करता है ये, तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये क्या करेगा, इस आर्टरी को ऐसे वाइड कर देगा। देखो ये आर्टरी का डायामीटर सिर्फ इतना था, अगर किसी भी पाइप को बड़ी कर दे तो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा था उसका प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ बीपी बहुत हाई था क्योंकि पाइप छोटी है, उसका डायामीटर छोटा है। यहाँ ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तुरंत क्योंकि पाइप का डायामीटर बढ़ा दिया गया। कैसे, ये पाइप को डाइलेशन मतलब वाइड करवाता है। इससे ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये उसका फंक्शन है। ये है हार्मोन पर निकलता हार्ट से है, जो कि एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जो एक ऑर्गन है और जिसका फंक्शन सर्कुलेशन से है। ठीक इसी तरीके से हम देखें तो इसके बारे में हमें 19 चैप्टर में और बेटर समझाया है, वो हम पढ़ेंगे खास करके किडनी फंक्शंस रेगुलेशन के अंदर। किडनी में से इरिथ्रोपोएटिन नाम का एक प्रोटीन हार्मोन निकलता है, इसके नाम में भी मीनिंग है। इरिथ्रो वर्ड आया है रेड से, और क्योंकि आरबीसी रेड कलर के होते हैं इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा। ये आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, इसी की वजह से बोन मेरो आरबीसी को फॉर्म करते हैं। आरबीसी का प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स, इसका प्रोडक्शन इसी के हाथ में है। कहाँ से निकलता है ये, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ है, तो ये रहे जो आपको अलग कलर से दिखाए हैं, हाईलाइट करके दिखाए हैं, वो वाले सेल्स को जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये पूरे सेल की जो आपको यहाँ लाइनिंग दिखाई है ये वाली, और यहाँ जो आपको सेल्स दिखाए है ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है। ये मीनिंग कहाँ से आया, जक्स्ट्रा जिसका मीनिंग होता है नजदीक या नियर, और ग्लोमेरुलस मतलब ये कैपिलरी का जो जाला या वेब दिख रहा है, वेब ऑफ कैपिलरी, उसके नजदीक आए हुए ये सेल्स, ऐसा मीनिंग हुआ। और इससे निकलता है ये हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है, तो फंक्शन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसके नाम में ही मीनिंग है। इसका काम आरबीसी के फॉर्मेशन को है। आरबीसी का दूसरा नाम आपको पता होगा, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो का मतलब रेड होता है और साइट का मतलब सेल होता है, रेड ब्लड सेल्स। इसलिए इस हार्मोन का नाम इरिथ्रोपोएटिन है क्योंकि वो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसमें और भी सेल्स है जैसे मैक्यूला डेंसा है, रेनिन है, और बाकी सारे चीजों का हमें स्ट्रक्चर ये तो हमें नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है और वो हम पढ़ेंगे किडनी फंक्शंस के अंदर। तो ये था इरिथ्रोपोएटिन और ये उसके फंक्शन और कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है वो रीजन्स। ये सब 1-1 मार्कर के लिए और खास करके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीजें जनरली ज्यादा पूछी जाती है। अब जैसे कि फिगर में दिख रहा है जीआई ट्रैक, जिसके नाम में ही मीनिंग है जीआई मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहाँ गैस्ट्रो वर्ड स्टमक से आता है और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल वर्ड आता है, इसलिए जीआई ट्रैक वर्ड बन जाता है। कुछ हार्मोन्स जीआई ट्रैक के भी हैं, और ये हार्मोन्स का काम क्या है, तो ये हार्मोन्स डाइजेस्टिव प्रोसीजर, जो डाइजेशन की प्रोसीजर है उनको रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से है, तो 4 मेन प्रोटीन के बने हार्मोन है यहाँ, जिसमें पहला है गैस्ट्रीन, दूसरा है सिक्रिटीन,
तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसमें सी और के लेकर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म सीसीके बनाया। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक जूस को रोकने वाला है, इनहिबिट मतलब रोकने वाला, तो नाम बना GIP। और अभी हम देखेंगे ये सारे हार्मोन्स जो है उनका काम, ज्यादा नहीं दिया हमें डिटेल में, पर थोड़ा सा ही दिया है, इनके फंक्शंस के बारे में समझाया है। तो क्या करते हैं फंक्शंस, एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम गैस्ट्रिन की बात करें, तो जो गैस्ट्रिन है उसका काम क्या है? गैस्ट्रिन का काम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को HCl बनाने के लिए और पेप्सिनोजन बनाने के लिए सिक्रेट करना। ये HCl और पेप्सिनोजन दोनों को कहां से बनवाया जाता है? स्टमक। स्टमक के अंदर आई हुई है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनको सिग्नल दिया जाता है कि तुम HCl और पेप्सिनोजन बनाओ। ये पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जो स्टमक में बनता है। सिक्रीटिन क्या करता है? सिक्रीटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जो हम देख चुके हैं, पैंक्रियाज के अंदर वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस और पैंक्रियाज के जूस को इस तरीके से यहाँ एग्जैक्टली ये है इंटेस्टाइन, वहां छोड़ने के मैसेज देता है। इसके मैसेज की वजह से पैंक्रियाज अपने जूस को इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है। इसके नाम में ही मीनिंग है, सिक्रीटिन मतलब सिक्रीट करने वाला, रिलीज करने वाला। पर क्या? तो पैंक्रियाज का जूस। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन में सिस्टो वर्ड इस सिस्ट को दिखाता है, ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है और सेक को हम सिस्ट भी कह सकते हैं, इसलिए वर्ड कोलिसिस्टोकाइनिन पड़ा, क्योंकि ये हार्मोन पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को तो निकालता ही निकालता है, पर साथ में ये बाइल जूस जो है उसे भी यहां से इस तरीके से इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करवाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन के ड्यूअल फंक्शन है, वो पैंक्रियाटिक एंजाइम को पैंक्रियाज से यहाँ लाने की कोशिश में भी है और बाइल जूस यहाँ इस तरीके से स्टिम्युलेट करता है कि जिससे गोल ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट हो और उसमें भरा हुआ बाइल जूस इंटेस्टाइन में पहुंचे। दोनों फंक्शन है इसके। तो ये रहा गोल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस भरा है, उसे ये स्टिम्युलेट करता है अपने बाइल जूस को इंटेस्टाइन में सिक्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं GIP, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करना और मोटिलिटी भी। आपको पता है कि जब आपका खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है तो अब स्टमक में आपको पेप्सिनोजन और HCl की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टमक की मूवमेंट जो है उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना मूवमेंट से ऑलरेडी इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है। अब स्टमक में कोई भी एंजाइम बना के आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि आपका फूड तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में जा चुका है, आपको जो करना था वो आप कर चुके। इसीलिए इस काम को बंद करवाने के लिए ये आता है। GIP गैस्ट्रिन की इफेक्ट को बंद करता है, गैस्ट्रिन को रोकता है, उसे फॉर्म होने से रोकता है, उसे सिक्रीट होने से रोकता है। अगर ये बंद होगा तो फिर HCl पेप्सिनोजन भी बंद हो जाएगा रिलीज होना। वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये खाना आगे पहुंच चुका है, इसलिए अब हमें इसकी जरूरत नहीं। इस तरीके से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसी जरूरत है वैसा यहाँ पर काम करवाया जाता है। यहाँ से एक नया टॉपिक होगा और वो एक ही छोटा सा टॉपिक है और जिसका नाम है ग्रोथ फैक्टर, जो हमारा बाकी है। और इसके साथ साथ एक और स्मॉल टॉपिक बाकी है कि ये हार्मोन्स अपना फंक्शंस कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे।